हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कुछ 18 जितने न्यूमेरिकल्स कर दिए है ना। चलो फ्रॉम टुडे नंबर 19, रीड द क्वेश्चन फॉर द 19। ए थर्मोकोल क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर हैज ए thickness of 5 centimeter. If 4 kg of ice put into the box, estimate the amount of ice remaining after 6 hours. The outside temperature of is 45 degrees Celsius. Coefficient of thermal conductivity of thermocol 0.01 joule per meter degree Celsius second. Given the heat of fusion of water is 335 10⁻³ जूल पर kg। देखो अब यहाँ पर जो भी हमें क्यूबिकल आइस बॉक्स दे रखा है हमें, और उसकी जो साइड है वो हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब जो भी ऐसी हीट बाहर से जो अंदर आएगी, एंटर होगी, इट्स एंटर थ्रू all sides of the thermocol cubical box। मतलब जो भी ऐसा हमें क्यूब दे रखा है उसकी एक साइड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। देन इसका एरिया कर सकते हैं। देन एरिया ऑफ वन साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज L², है ना। लेकिन जो हीट एंटर होगी थ्रू ऑल साइड्स, मतलब क्यूब को कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स। Then we have to take the total surface area, that is 6L²। ऐसा बोल सकते हैं कि length of the one side, length of one side of cube is 30 centimeter means 0.3 meter, है ना। Otherwise, you can say 30 into 10⁻² meter. Then area क्या होगा? Area of one side of cube is L², means 30 into 10⁻² whole square। और अब टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देन टोटल सरफेस एरिया क्या बोलेंगे? इट इज 6L², क्योंकि 6 साइड्स होती है और थ्रू ऑल साइड्स हीट कैन एंटर फ्रॉम आउटसाइड टू द थर्मोकोल बॉक्स, दैट्स व्हाई 6। अगर L² करेंगे देन इट इज 900 and 10⁻⁻⁴। 9 6 54 और ये 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया। चलो अब हमें थिकनेस दे रखी है, तो जो भी थिकनेस है वहां से हीट एंटर होगी। तो हमें पता है वैसे तो कि जहां से हीट एंटर होती है और जहां से ऐसे बाहर निकलती है, उन बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो हमें हमारी थियरी के हिसाब से कैपिटल L कंसीडर करना है। तो यहाँ पर थिकनेस वी विल थिंक एज ए L, जो हमारी इक्वेशन है ना कि A डेल्टा T अपॉन डेल्टा X, और डेल्टा X मतलब T1 - T2 अपॉन L जो लेते हैं ना वो यहाँ पर होगा। तो एज ए थिकनेस हमें दे रखा है, उसको थिकनेस बोलो, थिकनेस ऑफ सीट बोलो, थर्मोकोल सीट जो बोलोगे उसको, लेकिन उसको लिखो कैपिटल L, एंड दैट इज गिवन कितना? 5 सेंटीमीटर है। हाँ, इट इज 5 सेंटीमीटर। देन इट इज 5 into 10⁻² मीटर। देन उसका ऐसे बोल रखा है कि इनिशियली 4 kg आइस है और फाइंड करना है हमें 6 आवर्स, मतलब जो हमारा डेल्टा T टाइम है it is 6 hour। just convert into the second, so 1 hour means 3600 second। ओके, और इसके साथ साथ हमें आउटसाइड का टेम्परेचर दे रखा है, तो इनसाइड का कितना होगा?
अगर हम हायर टेम्परेचर मान ले आउटसाइड का 45, देन व्हाट अबाउट द टेम्परेचर ऑफ इनसाइड? वैसे तो गिवन नहीं है, लेकिन अंदर है क्या? आइस। आइस का तो टेम्परेचर क्या होता है? 0। हमें इनडायरेक्ट यहाँ पर टेम्परेचर दे रहे कि आइस का टेम्परेचर इज 0, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। चलो फिर उसकी कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू 0.01 जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस एंड सेकंड में। एंड वन मोर थिंग, इवन द फ्यूजन ऑफ वाटर, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 335 10⁻³ जूल पर केजी। ओके, तो पहले तो जो भी हीट सप्लाई होगी उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा बोलते हैं, कंसीडर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ heat transfer, then फॉर्मूला हमारी है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल, अदरवाइज T1 माइनस T2 अपॉन एल। अब T1 माइनस इंटू डेल्टा टी तो हमने कर ही दिया है ऐसे। देन व्हाट अबाउट द डेल्टा क्यू? इट इज के ए डेल्टा टी और टाइम भी मल्टीप्लाई में अपॉन एल, सब वैल्यूज रखो। के क्या है? 0.01, एरिया 5 4 10⁻²-2, टेम्परेचर डिफरेंस 45, टाइम 6 × 3600 डिवाइडेड बाय एल, मतलब लेंथ, नॉट एल एफ, लेंथ ले लिया 5 10⁻² एज ए थिकनेस। जहां से हीट एंटर होती है उस साइड को हम ऐसे यहाँ पर लेंथ थिकनेस लेंगे। चलो तो कर दो उसकी कैलकुलेशन। मैंने कैलकुलेशन कर रखी है इसकी, तुम भी कर दो। इट इज 104976 जूल। वेरीफाई कर देना। तो इतने अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है, इट इज 104976। अब उसमें बोल दे लेट m dash amount of ice melt, therefore क्या होगा? डेल्टा Q is equal to m dash into LF. Then what about the m dash? डेल्टा Q upon LF, ये तो सेम एनर्जी 104976 divided by 335 10⁻³ चलो करो कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, ये तुम्हें मिलेगा 0.313 kg। दैट मच अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट। हमें तो पूछा है कि रिमेनिंग कितनी होगी आइस। देयरफॉर आइस रिमेन आफ्टर 6 आवर, हमने 6 आवर की कैलकुलेशन की है। देन आइस मेल्ट इन 6 आवर्स, ये इनिशियली है कितनी? इट इज 4 kg। तो आइस रिमेन आफ्टर 6 आवर इज इक्वल टू 6 minus 0.313, सॉरी 4 इनिशियली 4 minus 0.313, तो कितना होगा? इट इज 3.687 kg, है ना? आया समझ में? ऐसा बोल सकते अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो नियर अबाउट 300 ग्राम आइस से मेल्ट हो गया। तो जो 4 kg में से 300 ग्राम ही माइनस कर, लेकिन kg और ग्राम को माइनस करने में प्रॉब्लम है, इसलिए kg को kg रखा। देन 3.6 मतलब 3.5 kg आइस एमोर रहेगा आफ्टर 6 आवर एज इट इज। ओनली 300 ग्राम आइस ही मेल्ट होगी, है ना? चलो वीडियो पुश करो, लिख दो ये। चलो नेक्स्ट नंबर 20 क्या है? रीड द क्वेश्चन फॉर द 20।
A brass boiler has area of 0.15 meter square and thickness 1 centimeter. It boils water at the rate of 6 kg per minute when placed on a gas stove. Estimate the temperature of the part of the flame in the contact with the boiler. The thermal conductivity of the brass is given and heat of vaporization of water is also given. Our interest to calculate the temperature of the flame and water boils ऐसा लिखा है in boiler. तो water का temperature तो बोल देंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस. अब उससे तो फ्लेम का ज्यादा ही होगा और वही हमें कैलकुलेट करना है. चलो तो उसके लिए जो भी हमें ऐसा डेटा दे रखा है कि एरिया और उसकी थिकनेस, देन एरिया ऑफ द बॉयलर is 0.15 meter square एंड जो भी थिकनेस मतलब जो हीट ट्रांसफर होती है वो उसकी थिकनेस से थ्रू होगी, तो उसको यहां पर हम L कंसीडर करते हैं. थिकनेस ऑफ द बॉयलर एज अ L, क्योंकि हमारे इक्वेशन में हम L, दैट इज 1 सेंटीमीटर. 1 centimeter means 1 into 10 raised to minus 2 meter. Okay. Then जो भी बोल रखा है कि जो boiling rate of boiling of water is 6 kg per minute. तो ऐसा है कि rate of boiling of water, जिसको हम बोल सकते हैं m/t, रेट ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर, इट इज m/t. तो वो दे दिया है हमें 6 kg पर मिनट, जिसको हमें ऑलवेज सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन 6 kg पर मिनट मींस डिवाइडेड बाय 60. 1 minute is 60 seconds. Then what we can say? The rate of boiling of water is 0.1 kg per second. है समझ में? क्योंकि ये 6 कैंसिल 1 by 10.1. Then in 1 second 0.1 kg of water boil. Clear? It is the rate of boiling of water given as a 6 kg per minute. फिर जो भी ऐसे कंडक्टिविटी दे रखी है हम, तो कंडक्टिविटी K is equal to 109 जूल पर MKS मीटर Kelvin second, and the vaporization of water, the heat of vaporization, जिसको बोलेंगे one type of latent heat of vaporization LV 2256 kg, it is joule per kg, given as a 2256 जूल पर kg. क्लियर? अब हमें चाहिए कि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, तो टेम्परेचर ऑफ द वाटर हम बोल सकते हैं 100 और फ्लेम का ज्यादा होगा, इसीलिए यहां पर ऐसे हम ऐसे बोले कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, जिसको लिखेंगे हम T2, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर ऑफ फ्लेम वो हमें चाहिए. तो हम जो भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होती है थ्रू द फ्लेम और इनसाइड ऑफ द बॉयलर, वो तो कर सकते हैं हम. ऐसा एक हमारे पास फॉर्मूला है, यूजिंग डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L. अब यहां पर जो भी ऐसे हीट डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T हमें मिलेगा, है ना, तो कंडक्टिविटी गिवन है, इट इज 1009. एरिया आल्सो गिवन 0.15 और टेम्परेचर T1 कैलकुलेट करना है और T2 इज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड जो थिकनेस मतलब लेंथ ली है दैट इज 10 raised to minus 2. इसका मतलब
वी कैन से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये अगर 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2, मतलब ये सिर्फ होगा 109 इंटू 15 T1 माइनस 100 से एज इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी हीट ट्रांसफर होगी उसमें से जो भी यहाँ पर एज ए रेट ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर है, उसके लिए यहाँ पर जो भी हमें मास दे रखा है तो उसको अगर हम इसलिए वेपोराइजेशन से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी मिल जाएगी हमें अमाउंट ऑफ हीट। अगर हम ऐसा कर दे कि यूजिंग डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू m बाई टी इंटू एलवी, जैसे रेट ऑफ बॉइलिंग दे रखा है तो हम उसको टाइम से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज m बाई टी एलवी। तो व्हाट वी कैन से अबाउट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, m बाई टी इज 0.1 और इट इज 2256 जूल पर केजी। ओके, अब यहां पर हाँ ये जो है 2256 10⁻³ भी है, दिस 2256 10⁻³ जूल पर केजी। यहां पर गिवन ही है 2256 10⁻³। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये भी अमाउंट ऑफ हीट है, ये भी अमाउंट ऑफ हीट है, तो कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा? इट इज 109 15 T1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0.1 करेंगे तो ये 2256 एंड 10⁻² हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर हमें T1 माइनस 100 को सब्जेक्ट कर दे, देन 2256 10⁻² डिवाइडेड बाय 109 into 15, then T1 minus 100 इसकी कैलकुलेशन करो, ये कुछ मिलेगा तुम्हें 138 कर देना कैलकुलेशन, और T1 जो मिलेगा उसमें 108 कर दो, then it is 238 डिग्री सेल्सियस। then temperature of the flame is 238 डिग्री सेल्सियस। चलो वीडियो पोस्ट करके लिख दो। नंबर 21 क्या है? हमें बहुत सारे आंसर्स देने हैं। एक्सप्लेन। फर्स्ट में ए बॉडी विथ लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज ए पुअर एमिटर। तो ऐसा हमने प्रीवोस्ट का एग्जांपल देखा है, प्रीवोस्ट साइंटिस्ट, और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया है किरचॉफ ने भी। तो ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ ऑब्जर्वेशन द मटेरियल which is good absorber it is good emitter. That means the material which absorb the larger amount of heat can emit larger amount of heat also, or the material which absorb less amount of heat can emit less amount of heat. The rate of absorption and rate of emission is same according to the Kirchhoff observation. अब ऐसा लिखा है कि लार्जर रिफ्लेक्टिविटी, तो मटेरियल विच हैविंग द लार्जर रिफ्लेक्टिविटी विच एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट देन इट एमिट लेस अमाउंट ऑफ हीट, इट इज पुअर एमिटर। तो लिख देना ऐसे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ ऑब्जर्वेशन मटेरियल, फॉर द मटेरियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ एमिशन इज सेम. The material having larger reflectivity absorb less amount of heat, so it emit less amount of heat also, so it's poor emitter. लिख सकते हैं. चलो सेकंड क्या दिया है? A brass tumbler fills
much colder than wooden tray on the chilly day. हमारे पास ऐसा कोई भी ब्रास का टम्बलर है और वहां पर एक वुडन सीट पड़ी हुई है इन चिली डे, मतलब ऐसे विंटर सीजन में अगर हम उसको ऐसे ब्रास टम्बलर को टच करेंगे तो वो कूल लगता है, हमें कोल्ड लगता है, और जो वुडन मटेरियल है वो एज इट इज। तो जो भी हमें हॉटनेस और कोल्डनेस की जो फीलिंग आती है टच करने से, उसमें होता क्या है कि अगर हम कोई भी ऐसे हॉट चीज को टच करते हैं ऐसे जिसका टेम्परेचर हायर है, तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और बोलते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर। तो कोई भी ऐसे हाई टेम्परेचर वाली चीज को टच करेंगे तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो लेस है और बाकी का टेम्परेचर हायर है, तो हायर टू लोअर ऑलवेज हीट फ्लो होती है, इसलिए वो हमें गर्म लगती है। ऐसे ऑपोजिट अगर हम जो ब्रास टम्बलर है चिली डे में उसका टेम्परेचर लो है, अगर उसको टच करेंगे तो क्या होगा, द हीट हमारी बॉडी में से उसमें ट्रांसफर होगी। दैट्स व्हाई इट्स लुक लाइक या एज ए एक्सपीरियंस लाइक कोल्ड। तो ऐसा लिखना है कि व्हेनेवर द ब्रास tumbler touch in chilly day, the heat transfer from human body to tumbler, so it's feel like colder. But in wooden seat it is poor conductor, heat transfer ही नहीं होगी, it is poor conductor, so there is a no flow of heat. चलो थर्ड क्या है, एन ऑप्टिकल पायरोमीटर कैलिब्रेटेड, मतलब वो यूज होता है हाई टेम्परेचर, कैलिब्रेटेड फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन गिव्स टू लो वैल्यू फॉर द टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट आयरन पीस इन ओपन, बट इट इज करेक्ट वैल्यू व्हेन टेम्परेचर द सेम पीस इन द फर्नेस। तो ये जो ऑप्टिकल पायरोमीटर है इट इज प्रैक्टिकली यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर and it's based on the reflecting surface, ऐसा बोलते हैं shiny surface. Optical pyrometer is used to measure high temperature and as well as it's based on the silvering surface, shiny surface लिखेंगे उसको, based on the shiny surface. Then whenever the iron piece is open, उसकी शाइनिंग कम होती है, तो इन ओपन कंडीशन या इन ओपन स्पेस द आयरन पीस इज नॉट टू मच रिफ्लेक्टिंग या इज नॉट टू मच शाइनिंग, बट इन फर्नेस एट्स प्रॉपर टेम्परेचर इट्स शाइन मोर देन इन ओपन कंडीशन. सो इन ओपन कंडीशन इट्स टेम्परेचर इज लेस, और इन फर्नेस The optical pyrometer gives correct value, ऐसे लिख सकते हैं हम. चलो नेक्स्ट क्या दिया है, अर्थ विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर वुड बी इनहॉस्पिटेबली कोल्ड, मतलब अगर टेम्परेचर नहीं होता अर्थ का तो क्या होता है ऐसे, तो ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, सॉरी अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ का तो क्या होता है ऐसे, तो ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जो भी ऐसे रेज आते हैं सन से, और उसमें भी हमने बोले हैं कि इंफ्रारेड रेज, तो इंफ्रारेड रेज मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अभी इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन वो जो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द पोल्यूटेड गैसेस, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि इंफ्रारेड रेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉटनेस ऑफ द अर्थ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हीट रेज आल्सो. तो इंफ्रारेड रेज जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लेस फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. तो ऐसा बोल सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, infrared rays of lower frequency rays not cross the earth atmosphere and remain inside of the earth, and
they are responsible to maintain the temperature of the earth. In absence of atmosphere, all infrared rays reflected from the earth's surface and go into the space. Then it's not maintain the temperature of the earth, so temperature of the earth will be cooler in absence of atmosphere. चलो नेक्स्ट, इसमें सभी का रीजन ही देना है. The heating system based on the circulation of steam are more efficient in warming a building than those based on circulation of hot water. कि अगर हमें कोई भी बिल्डिंग का टेम्परेचर या उसको वार्म रखना है तो ऐसे जो ऐसे वेपर है, वेपर इज मोर एफिशिएंट देन द हॉट वाटर, ऐसा बोला है. तो बोल सकते हैं कि द एनर्जी हैविंग वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब द एनर्जी possessed by the vapor at 100 degree Celsius is more than the energy possessed by the water at 100 degree Celsius. उसका डायरेक्ट एग्जांपल ले कि अगर हम घर पे ऐसे रोटी बना रहे हैं तो ऐसे वो फूलेगी ऐसे स्टोव के ऊपर, है ना. अब इसको हाथ से वो जो फूली हुई है रोटी उसको थोड़ा सा होल बना दो तो अंदर से वेपर निकलेगी. वो वेपर जो निकलेगी वो तुम्हें बहुत गर्म लगेगी कंपेयर टू जो तवी है वो, है ना. उसका भी टेम्परेचर हाई है लेकिन जो एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है ऐसे. तो 100 डिग्री पर वेपर है और 100 डिग्री पर वाटर है तो वेपर के पास ज्यादा एनर्जी है. तो इसके रीजन में लिखना है कि द एनर्जी possessed by the vapor at 100 degree Celsius is more than energy possessed by the water at 100 degree Celsius. That's why this effect is more efficient. चलो, okay. नंबर 22 क्या दिया है हमें 22 के अंदर? A body cools from 80 degree Celsius to 50 degree Celsius in 5 minutes. Calculate the time taken to cool from 60 to 30 degree Celsius at the time. The temperature of surrounding is 20 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पर पहले तो मैं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दे रखा है वो लिख देते हैं. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जिसको बोलेंगे हम TS इज 20 डिग्री सेल्सियस. इसमें दो कंडीशन है तो पहले बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन में टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है? इट इज फ्रॉम 80 टू 50 इन 5 मिनट. तो T1 इज 80 डिग्री सेल्सियस, T2 इज 50 डिग्री सेल्सियस. तो हमें डिफरेंस भी मिल जाएगा, एवरेज भी मिलेगा और हमें टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 5 मिनट. अगर इसको तुम सेकंड में कन्वर्ट नहीं करोगे तो लास्ट आंसर हमें मिनट में मिलेगा. एज इट इज रखो 5 मिनट. तो इसका हमें टेम्परेचर डिफरेंस मिल सकता है, इट इज 30 डिग्री सेल्सियस. और इसमें हमें एवरेज टेम्परेचर भी यूज करना है. T इज T1 प्लस T2 बाई 2. मतलब 80 प्लस 50 बाई 2. तो 80 प्लस 50 कितना होता है? इट इज 130. तो 130 डिवाइडेड बाई 2 करो कितना होगा? 130 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 65, है ना. अब हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. देखो कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा हमें कि यही लॉ लगा रहा है, क्योंकि हमें टेम्परेचर का टाइम के साथ रिलेशन यही है. डेल्टा T अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू K T माइनस TS. और यहाँ पर याद रखो T इज द एवरेज टेम्परेचर, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया है पहले. चलो, व्हाट इज डेल्टा T? इट इज 30. टाइम दे रखा है हमें 5. K एज इट इज
65 माइनस 20, ये तो हो जाएगा 6 के 65 माइनस 20 इट इज 45, देन k इज इक्वल टू 6 अपॉन 45, जो वैल्यू है उसको ऐसे ही करेंगे। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम 60 टू 30, तो टेम्परेचर इनिशियली 60 है और फिर हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस कितना है, 30 का है। चलो इसका भी एवरेज देखा तो इट इज 60 30/2 है ना, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस कि नहीं। हाँ करो कैलकुलेशन। ओके, देन एवरेज टेम्परेचर इज 90/2 45 डिग्री सेल्सियस। हमें उसका टाइम को कैलकुलेट करना है। Once again, use the Newton's law of cooling. Using Newton's law of cooling, the same equation delta T upon delta T is equal to K T minus Ts. Change in temperature 30, टाइम कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू यहां से मिल गई हमें 6 अपॉन 45 एंड एवरेज टेम्परेचर इज 45 एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20, देन इट इज 30 डिवाइडेड बाय डेल्टा डी 6 अपॉन 45 और 45 माइनस 20 इज 25, then make subject delta t क्या होगा, it is 30 into 45 by 6 into 25 है ना। तो अब ये यहां पे बोल सकते हैं 5, ये यहां से कैंसिल करो तो 5 और it is 9, then we can say answer is 9 minutes. Then we can say whenever temperature decrease from 80 to 50 degrees, time required is 5 minutes, and whenever temperature decrease from 60 to 30, it's take 9 minutes according to Newton's law of cooling. दोनों में देखो टेम्परेचर डिफरेंस 30 का ही है, लेकिन एक टेम्परेचर हुआ 80 to 50 एंड सेकंड 60 to 30, तो देखो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में सेम है, लेकिन फिर भी इनिशियली 5 मिनट है और ये 9 मिनट। क्यों, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसका जो रेट है, रेट ऑफ कूलिंग वो डिक्रीज होता है, मतलब टाइम जो है वो इंक्रीज होता है ना, इसीलिए इसमें 9 मिनट। तो यहाँ पर हमारे सभी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए।